दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम अभी फ़िलहाल इंग्लिश समझ रहे हैं 10th क्लास की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ रहे हैं दोस्तों, है ना। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट वाले। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए हमारा दूसरा वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम सेकेंड वीडियो, जिसमें हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ओके दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये ज़रूर याद रखें कि ये वीडियो आपके लिए 12 नंबर देकर जाएंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि 6 क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे और टोटल वो 12 नंबर के हो जाएंगे। और दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है, मैं जो 30 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ इस सीरीज़ के अंतर्गत 3 वीडियो में बनाऊंगा दोस्तों। पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये हमारा सेकंड वीडियो है और इसके बाद तीसरा वीडियो आएगा। इन तीनों में मिलकर दोस्तों आपके 12 नंबर आसानी से कवर हो जाएंगे। और दोस्तों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आंसर लिखे हैं, आपको किसी गाइड में, किसी कॉपी में, किसी स्कूल की कॉपी में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगा चुका हूँ। वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी नाम की जो लड़की थी वो कीप यानी रखती थी अ डायरी, है ना। तो ऐसा क्यों करती थी। एनी वांट टू कीप अ डायरी, एनी जो है एक डायरी रखना चाहती थी या हमेशा अपने साथ एक डायरी रखती थी, ऐसा क्यों करती थी। तो एनी वांट टू कीप अ डायरी, एनी हमेशा अपने साथ एक डायरी रखना चाहती थी बिकॉज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई अच्छा दोस्त नहीं था। क्लोज फ्रेंड मतलब अच्छा साथी, है ना। यह अच्छा दोस्त नहीं था। दोस्तों अगर हमारे पास दोस्त होते हैं, है ना, या हमारे कोई मित्र होते हैं, तो हम उनसे सुख दुख की बातें शेयर कर सकते हैं या हमारे मन में जो भी होता है हम उन्हें खुलकर बता सकते हैं। लेकिन जिसके पास दोस्त नहीं होता है ना, जैसे कि एनी, एनी नाम की जो लड़की थी दोस्तों, इसके पास कोई दोस्त नहीं था, इसका कोई दोस्त नहीं था, क्लोज फ्रेंड यानी अच्छा फ्रेंड नहीं था, अच्छा दोस्त नहीं था। इसलिए वो अपने साथ हमेशा कीपर डायरी यानी एक डायरी रखती थी। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। वाई वाज मिस्टर केसिंग एनोइड विथ एनी। एनोइड का मतलब होता है दोस्तों परेशान, है ना। तो मिस्टर केसिंग जो थे, उसके जो टीचर थे, वो एनी से परेशान क्यों रहते थे, है ना। ये हमारा आंसर क्वेश्चन है दोस्तों कि मिस्टर केसिंग जो थे वो, यानी उसके टीचर जो थे मिस्टर केसिंग, वो एनी से परेशान क्यों रहते थे। तो मिस्टर केसिंग वाज एनोइड विथ एनी, मिस्टर केसिंग जो थे वो एनी से परेशान रहते थे बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि शी वाज वेरी टॉकेटिव, मतलब वो बहुत बातूनी थी, मतलब वो बहुत बातें करती थी, है ना। किसी किसी बच्चे की नेचर होता है बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो उसी को दोस्तों हम बोलते हैं टाकेटिव। ओके, तो वो बहुत बातूनी थी, इस वजह से जो थे मिस्टर केसिंग, क्योंकि उनको डिस्टर्ब होता था जब भी वो पढ़ाते थे, तो इसी वजह से वो, उसके बातूनी स्वभाव की वजह से वो परेशान रहते थे। ओके दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिस्टर केसिंग वाज एनोइड विथ एनी बिकॉज शी वाज वेरी टाकेटिव। ओके, चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। हाउ डिड मिस्टर केसिंग पनिश एनी। मिस्टर केसिंग जो उसके टीचर थे, वो एनी को कैसे पनिश करते थे, मतलब किस प्रकार की उसे सजा देते थे, उसे सजा किस प्रकार देते थे। तो हम क्या लिखेंगे, ही पेनिश्ड हर। हर मतलब उसे, उसे किसे, एनी को। ही मतलब वे या वो, मतलब सर जो थे उसकी, मिस्टर केसिंग जो थे, पनिश मतलब सजा देते थे उसे, बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क। वो क्या करते थे, उसे ज़्यादा होमवर्क देते थे दोस्तों, है ना। वो उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं, मतलब सभी बच्चों को जो देते हैं वो तो देते ही थे, उसके अलावा उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। टू राइट ऐसे ऑन चेटर बॉक्स। चेटर बॉक्स का मतलब होता है दोस्तों जो ज़्यादा बड़बड़ करता है ना, बातें ज़्यादा करता है या बातूनी स्वभाव का जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चीटर बॉक्स कहते हैं, है ना। तो मिस्टर केसिंग जो थे वो पनिश हर, मतलब एनी को पनिश करते थे बाय गिविंग एन एक्स्ट्रा होमवर्क, गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क, है ना, मतलब ज़्यादा होमवर्क देकर। टू राइट ऐसे और चैटर बॉक्स, मतलब उसके बातूनी स्वभाव पर निबंध लिखने के लिए उसे होमवर्क दिया गया था, है ना। तो यही उसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया था, है ना। इस तरह से एनी को सजा दी थी मिस्टर केसिंग ने, क्योंकि वो ज़्यादा बातें कर रही थी, तो सर ने बोला कि तू जो है चैटर बॉक्स पे एक निबंध लिख के लाना। ओके, तो ये हो गया दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड इन गोवा। बेकर जो होते हैं, है ना, यानी बेकरी में काम करने वाले, है ना, ये बेकरी चलाने वाले जो लोग होते हैं उनको बेकर कहा जाता है। तो बेकर्स कॉल्ड इन गोवा, इन गोवा में बेकर्स को क्या कहा जाता है, ये पूछा हुआ है। तो द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा। तो दोस्तों बेकर्स को क्या कहा जाता है गोवा में, पेडर कहा जाता है, PADER, पेडर कहा जाता है।
ओके दोस्तों, तो आप केवल पेडर लिख के ना आए, आपको पूरा आंसर लिखना है कि द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा। गोवा में जो है बेकर्स को क्या कहा जाता है, पेडर कहा जाता है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन हो गया है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर इज कुर्ग, यानी कुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है ना, कुर्ग कहाँ पर स्थित है। तो इट इज सिचुएटेड मिडवे, मिडवे मतलब बीच में, बीच रास्ते में, है ना। मिडवे का मतलब क्या हो जाएगा, बीच रास्ते में। इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मतलब मैंगलोर का जो शहरी जो क्षेत्र है ना, कोस्टल टाउन मतलब मैंगलोर का शहरी क्षेत्र, और मैसूर, मैसूर और जैसे मान लीजिए दोस्तों ये मैसूर है हमारा, और ये कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर है ना, मैंगलोर का शहरी क्षेत्र है ना। तो इसके बीच रास्ते पे जो है कुर्ग स्थित है, COORG, कुर्ग। ओके दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक बार, हमारा आंसर हो जाएगा इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ओके दोस्तों, ये हमारा हो गया है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग जो है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, कुर्ग की सबसे मेन फसल, मेन क्रॉप यानी फसल, है ना। कुर्ग की मेन फसल क्या है, तो दोस्तों कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, है ना। कुर्ग की सबसे मेन फसल कौन है दोस्तों, कॉफी, ठीक है। कुर्ग की मेन फसल कौन हो गई दोस्तों, कॉफी। तो कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। दोस्तों अगर आपसे आसाम के बारे में पूछा जाए, है ना, आसाम के मेन फसल के बारे में पूछ ले, तो याद रखिएगा दोस्तों आपको क्या लिखना है, टी, टी इज द मेन क्रॉप ऑफ आसाम। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, तो कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ आसाम, तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, टी इज द मेन क्रॉप ऑफ आसाम। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, वलीज जो थी, है ना, वली जो लड़की थी, उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, ठीक है। तो वलीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस, है ना। मतलब ऑफ हर हाउस मतलब उसके मकान के फ्रंट, मतलब मेन दरवाजे के रास्ते पर स्टैंडिंग यानी खड़ी हो जाना, है ना। वेली का फेवरेट पास टाइम क्या था, मतलब जब वो बोर हो जाती थी तो वो क्या करती थी, खड़ी हो जाती थी इन द फ्रंट डोरवे, मतलब मेन दरवाजे के रास्ते पर, ऑफ हर हाउस मतलब उसके घर के मेन दरवाजे के रास्ते पर वो खड़ी हो जाती थी, एंड वाचिंग और देखती थी या देखती रहती थी, व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि गली में बाहर क्या हो रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है ना झांकने की, तो वैसे ही वेली जो थी उसका फेवरेट पास टाइम क्या था दोस्तों, वो अपने घर के मेन दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती थी और देखा करती थी कि बाहर की गली में, यानी स्ट्रीट यानी गली, आउटसाइड यानी बाहर, बाहर की तरफ गली में व्हाट हैपनिंग यानी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ना, कौन किससे झगड़ रहा है, कौन किससे बातें कर रहा है, ऐसा करके वो टाइम पास किया करती थी। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये सातवां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द बुद्ध, बुद्ध के अनुसार कौन शांति को, मतलब दिमाग की शांति या मन की शांति को प्राप्त कर सकता है ना। मन की शांति किसे प्राप्त हो सकती है, या मन की शांति को कौन प्राप्त कर सकता है बुद्ध के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू बुद्ध यानी बुद्ध के अनुसार। तो दोस्तों क्वेश्चन का अर्थ हमारा निकलेगा, बुद्ध के अनुसार मन की शांति किसे प्राप्त हो सकती है या कौन प्राप्त कर सकता है। तो इसमें हमें क्या लिखना है, देखिए, वन हु गेट्स रिड ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ यानी होता है दोस्तों दुख, ओके, रीड यानी भूलना, ठीक है। ग्रीफ यानी दुख, और कंप्लेंट यानी होता है दोस्तों शिकायत। दुनिया इतनी बड़ी है दोस्तों, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, किसी न किसी वजह से आदमी दुखी रहता है या शिकायत करता रहता है किसी न किसी बारे में, है ना। तो बुद्ध ने क्या उपाय बताया है कि मन की शांति अगर आपको प्राप्त करना है तो कौन प्राप्त कर सकता है, वन हु गेट रीड, है ना, जो भूल चुका है अपने दुख और शिकायतें, अपने दुख और शिकायतों को जो भूल चुका है, कैन अटेन पीस ऑफ माइंड, वो ही मन की शांति केवल प्राप्त कर सकता है। ओके, अगर आपके अंदर किसी से बदला लेने की भावना है, किसी से शिकायत है, ये ऐसा है वो वैसा है, या मेरे जीवन में बहुत दुख है, ऐसा कुछ है, तो आप इस मोह माया में फंसे हुए हो,
आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा बुद्ध का मानना था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओके, तो बुद्ध के हिसाब से ये रास्ता था मन की शांति प्राप्त करने का। वन हु गेट रीड ऑफ ग्रीफ एंड कंप्लेंट कैन अटेन पीस ऑफ माइंड। ओके दोस्तों, ये हमारा 8वां क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों सेकेंड वीडियो का। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपको लगता है मैं कुछ काम की चीज़ बनाई है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, ये आपको बताना है कि डस्ट ऑफ स्नो करके एक पोएम है, तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, मतलब डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, द फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो, है ना। फाइन मतलब छोटे छोटे, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, या फेदर भी आप लिख सकते हैं, फेदर भी लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब स्नो का मतलब होता है दोस्तों बर्फ, है ना। बर्फ के जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, है ना, जब बर्फबारी होती है, आपने देखा होगा कभी फिल्मों में सीन देखा होगा, जब बर्फबारी होती है फिल्मों में, है ना, तो रुई के जैसे जो है बर्फ उड़ती हुई दिखाई देती है ना दोस्तों, तो उसी को डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल कहा गया है। ओके, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ की धूल। तो क्वेश्चन हमारा बर्फ की धूल क्या है, तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, मतलब बर्फ की धूल का मतलब है छोटे छोटे बर्फ के कणों का उड़ना, ये क्या कहलाता है, डस्ट ऑफ स्नो कहलाता है। दोस्तों ये हमारा 9th वाला क्वेश्चन था। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 10वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अंतिम प्रश्न है हमारा वीडियो का, देखिए, व्हाट डस द पोइट से हैज चेंज हिज मूड। पोइट के अनुसार उसके मूड को कौन चेंज कर देता है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके मूड को चेंज कर देती है, मतलब उसके स्वभाव को चेंज कर देती है ना। मूड स्वभाव तो हम नहीं कह सकते हैं, है ना, यह स्वभाव तो नेचर हो जाएगा, लेकिन मूड उसकी जो एट ए टाइम पे जो परिस्थिति है उसके मन की, उसको कौन बदल देता है ना, मूड को कौन चेंज कर देता है। तो आंसर होगा दोस्तों हमारा, द सडन शॉवर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, है ना, मतलब अचानक से शॉवर यानी बारिश होने लगती है, शॉवर होने लगता है मतलब ऊपर से गिरने लगती है, इन द फ्रंट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, उसके सामने डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ की धूल उड़ने लगती है। अचानक से क्या होता है दोस्तों, वो निराश बैठा रहता है, ओके, कवि, और अचानक से क्या होता है कि बारिश की जो धूल है या डस्ट ऑफ स्नो जो है, शावर की तरह, जैसे पानी गिरता है शावर चलाने पे, ऐसे बर्फबारी जो है या बर्फ की जो स्नो है, डस्ट ऑफ स्नो, वो उड़ने लगती है अचानक से। चेंज द पोइट्स मूड, इसी से कवि का जो मूड है ना, यानी मन जो है वो परिवर्तित हो जाता है। ओके, द पोइट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी, और पोइट का मूड जो है वो दुखी से खुश हो जाता है ना, उसका मूड जो है, उसका मन जो था पहले दुखी था, अब क्या हो गया दोस्तों, उसका मन खुश हो गया। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, द सडन शॉवर इन द फ्रंट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट मूड, द पोइट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये वीडियो हमारा हो चुका है दोस्तों पूरा, तो अब आज्ञा दीजिए दोस्तों, ये सेकेंड वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो तीसरा वीडियो आएगा दोस्तों, उसमें हम 10 या शायद 11 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपको 12 नंबर दिलाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस सीरीज में मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, तीसरा अब बनेगा, पहला मैं डाल चुका हूँ दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सेकेंड वाला और थर्ड वाला। ओके दोस्तों, ये आपको 12 नंबर दिलाने में हेल्प करेंगे 2024 के पेपर में। ओके दोस्तों, जरूर नहीं 2024 में दिलाएं दोस्तों, 2025 के लिए भी ये इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट तो एकदम से रिड्यूस हो नहीं जाएंगे, है ना, सारे के चैप्टर तो एकदम से रिड्यूस होंगे नहीं। ओके दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ओके दोस्तों, मिलते हैं।